हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी स्वागत है। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास का ना। हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम वो यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। फुल्ली एंजॉय से क्लासेस चल रही हैं, सबको मज़ा आ रहा है, हमें पता है। सब बिल्कुल दे दनादन की तरह पढ़ रहे हैं और पेपर में भी क्वेश्चन को दे दनादन की तरह मारेंगे ना। बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। बिल्कुल माहौल जो है वो सुपर टेट बीट करने वाला चल रहा है, टेट निकालने वाला चल रहा है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है बच्चों के अंदर कि पढ़ाई उनके अंदर जाग चुकी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के अंदर पढ़ाई जग चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर एक सोया हुआ भूत जो था वो जग गया है। ये मतलब इतनी खुशनसीबी हमें मिली है कि तुम्हारे अंदर का मैंने भूत जगा दिया पढ़ाई का। तो अब वो भूत जो है वो सोना नहीं चाहिए, वो रात और दिन जगना चाहिए जब तक सुपर टेट का पेपर नहीं हो जाता। मैं हर दूसरे दिन आपके साथ मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में प्रैक्टिस से लेके आता रहूँगा और एसएससी जीडी वाले बच्चे परेशान ना हो। अब अल्टरनेट ऑर्डर इसलिए लगाया गया क्योंकि एक दिन एसएससी जीडी चलेगा, एक दिन सुपर टेट चलेगा, एक दिन एसएससी जीडी चलेगा, एक दिन सुपर टेट चलेगा। टेट और सुपर टेट दोनों एक ही साथ चलते रहेंगे। सभी लोग मेहनत से लगे रहो, सिलेक्शन हो जाएगा ना। आप सभी लोगों का नौकरी तो इस बार पक्की है, नौकरी मिलेगी तभी जिंदगी हमारी खुशनसीबी से चलेगी। हम आगे बात करते हैं कि टेट और सुपर टेट का हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, हम कैसे उसको बीट कर पाएंगे, क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्लास स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं क्लास को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। एंजॉयमेंट की तरह पढ़ना है, मैथ सीखना है, पढ़ना नहीं है बाबू ना, सीखना है। आओ, पहला क्वेश्चन दिया गया है 14/33, 21/22 और 42/55 का मासा क्या होगा। सबसे पहले हमसे एचसीएफ पूछा हुआ है ना, क्या 14/33, 21/22, 42/55 का एचसीएफ क्या होगा, इसका मासा हमसे पूछा गया ना। अब भैया एक बात को समझिएगा, जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी गई हो, जब फ्रैक्शन में संख्या लिखी हो तो हम मासा निकालते कैसे हैं ना। सबसे पहले बात समझिएगा, जब फ्रैक्शन में कोई संख्या लिखी हो x/y तो ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है। ठीक है, और जब इसका एचसीएफ पूछा जाए, मासा पूछा जाए, तो हम लोग अंश का एचसीएफ लेते हैं, अंश का मासा लेते हैं। सब लोग नोट करते चलेंगे, और हर का लासा लेते हैं। अंश का मासा लेते हैं और हर का लासा लेते हैं जब एचसीएफ निकालना होता है। और जब एलसीएम निकालना होता है तब क्या करते हैं, अंश का लासा लेते हैं और हर का मासा लेते हैं। बात समझ गए। एक बात क्लियर हो गई होगी आपको सभी लोगों को ना, मेरी एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है वो ऊपर होता है, अंश का मासा। जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है वो ऊपर होता है ना। जैसे लासा फाइंड आउट करना है तो अंश का लासा और हर का मासा, ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए और आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आइए अब समझते हैं। तो क्या करना है भैया, थोड़ी सी प्रॉब्लम, 1 मिनट, इधर आ जाओ तुम यार। हाँ अब ठीक है, चलो। तो 14/21 और 42/33, 22, 55, इसका हम लोग एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का मासा लेंगे और नीचे वाले का लासा लेंगे। चलिए मासा लेते हैं ऊपर वाले का, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। 14 है, 21 है और 42 है। तो 14 को क्या लिख सकते हो, 14 को क्या लिख सकते हो, 7 × 2। 21 को क्या लिख सकते हो, 7 × 3। 42 को भी क्या लिख सकते हो, 7 × 6। तो भैया मासा क्या होता है, जो संख्या सभी में कॉमन हो, जो संख्या सभी में कॉमन हो वही हमारी मासा होती है। तो कॉमन क्या है भैया, 7, 7, 7। तो मासा कितना आ गया, 7/330। जब मासा 7 आया है तो आपका आंसर मिला लेना, 7 जहाँ पे होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। मीन्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा, 7/330। बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए
57 रुपये और 75 पैसों का पैसों में मूल्य क्या होगा। ठीक है, 57 रुपये हमें दिया है और 75 पैसे हमें दिया है। ठीक है, 57 रुपयों को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, प्लस 75 पैसे, तो ये हो जाएगा 5700 पैसे प्लस 75 पैसे। 5700 में 75 ऐड कर दो तो हो जाएगा 5775 पैसे। क्लियर, आ गया। कुछ नहीं करना था यार। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 57 रुपयों को पैसे में कन्वर्ट कर दो, 57 रुपयों को पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं तो इसमें 57 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5700, और 75 पैसे ये वाले, 5700 पैसे प्लस 75 पैसे 5775 पैसे। चलिए, 138 के संपूरक का 138 के संपूरक का कोटि पूरक है। सबसे पहले आपको संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण पता होना चाहिए। चलिए देखिए, कोटि पूरक कोण क्या होता है या पूरक कोण। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। याद रखना, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 138 के समपूरक का कोटि पूरक बताइए। तो दो कोणों का योगफल हमने कहा ए और बी, ये समपूरक हैं, तो दो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और दो कोटि पूरक हैं, अगर ए और बी कोटि पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण है, तो ए प्लस बी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए, एक कोण 138 डिग्री दिया गया है, तो 180 से 138 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 180 से 138 माइनस करो, 38 2 40 मीन्स 42 डिग्री। मीन्स संपूरक कोण, पहला कोण होगा 138 और दूसरा होगा 42 डिग्री। बात क्लियर है सभी को? दूसरा हमारा कितना आ गया? 42 डिग्री आ गया ना, ये 42 डिग्री आ गया। तो पहले हमने क्या निकाला? 138 का संपूरक कोण निकाला। दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वो कोण क्या होता है? संपूरक कोण होते हैं। दो कोणों का योगफल जब 180 डिग्री होता है तो वो कोण कैसे होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। तो मैंने दोनों संपूरक कोण निकाल लिए। अब क्या करा? संपूरक का कोटि पूरक, संपूरक का कोटि पूरक। संपूरक कोण कितना निकाला आपने? 42 डिग्री। तो 90 से 42 डिग्री माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। तो मीन्स पहला वाला 42 डिग्री हो गया और दूसरा वाला 48 डिग्री हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 48 डिग्री। 42 डिग्री पे टिक मत करना। उसने कहा है संपूरक का कोटि पूरक है। संपूरक 42 डिग्री आया था, इसका कोटि पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से 42 डिग्री को माइनस कर दो तो दूसरा वाला कोण 48 डिग्री आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 48 डिग्री। चलिए, समझ गए? हाँ। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? वर्ष 2003 पे आओ, का प्रथम दिन क्या रहा है? बुधवार रहा है। जब किसी साल की शुरुआत जिस दिन से होती है, अगर वो साधारण वर्ष है, याद रखना, यदि किसी साल की जो शुरुआत है वो बुधवार से हुई है और अगर वो साधारण वर्ष है तो उसका अंतिम दिन भी बुधवार होगा। उसका अंतिम दिन भी क्या होगा? उस वर्ष का बुधवार होगा। तो 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? बात तो लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझिएगा भैया। 2003, 2004, 2005, अगर ये प्रथम दिन है 2003 का तो इसका अंतिम दिन क्या होगा?
अंतिम दिन बुधवार ही होगा, क्योंकि हमने आपसे बताया है जब वर्ष हमारा लीप वर्ष ना हो, साधारण वर्ष हो। लीप वर्ष ऐसे पता करते हैं, वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वह पूरा डिवाइड हो गया तो वह लीप वर्ष होगा, और अगर वह 4 से पूरा डिवाइड ना हुआ तो वह साधारण वर्ष होगा। बात क्लियर है? तो अगर वो वर्ष लीप वर्ष नहीं है और साधारण वर्ष है तो वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। तो जब 2003 का अंतिम दिन बुधवार है, मीन्स 31 दिसंबर 2003 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला जब वो लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष हैं तो दिन समान होता है। अगर 2004 का, अच्छा सॉरी आप समझना ना, कन्वर्ट मार दिया कि नहीं मार दिया? 2004, देखो ध्यान नहीं दोगे तो डूब जाओगे, ध्यान देके चलो तभी आप अच्छे से चल पाओगे और पेपर क्रैक कर पाओगे। 2004 क्या है? हमारा लीप वर्ष है, और अगर कोई लीप वर्ष आता है तो प्रथम दिन से अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। ये तो बुधवार है ही है, इसको कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे बृहस्पतिवार है तो इसका अंतिम दिन शुक्रवार हो जाएगा, समझ गए? प्रथम दिन से अंतिम और दिन 1 दिन। भैया अगर कैलेंडर पढ़ाएं तो कैलेंडर क्लास पढ़ी, बहुत तगड़ी पढ़ाया है, ठीक है, उसको जाके पढ़ लो, ठीक। हम और ये शुक्रवार आएगा तो ये शनिवार आएगा। मैं दूसरी तरीके से फिर से समझाता हूँ। शनिवार आपका आंसर आएगा, आप ये मत सोचो कि इस मेथड से नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं कुछ और उपाय लेता हूँ। 2003 का प्रथम दिन है बुधवार, 2004 लीप वर्ष आएगा, 2005 साधारण वर्ष। जब कोई वर्ष लीप वर्ष आता है, साधारण वर्ष के अगले दिन लीप वर्ष आता है, साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष लीप वर्ष होता है, तो वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है, तो दिन में 2 दिन बढ़ जाता है। अगर ये वर्ष साधारण वर्ष है, इसके बाद आने वाला वर्ष लीप वर्ष है, लीप वर्ष को पता करने के लिए क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, तो जो दिन होगा उसमें 2 दिन जुड़ेगा, मतलब बुधवार के बाद बृहस्पतिवार फिर शुक्रवार, तो 2004 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, ठीक। और 2005 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार के बाद शनिवार हो जाएगा। आप जाके एक बार सभी लोग कैलेंडर क्लास एक बार दोबारा से पढ़ो, 2 क्लासेस में बहुत बेहतरीन समझाया गया। चलिए ठीक है ना। तो 2005 का जो दिन होगा वो शनिवार होगा, अंतिम दिन भी शनिवार होगा और उसकी स्टार्टिंग दिन भी शनिवार होगी, क्योंकि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। चलिए आगे बहुत विशेष नॉलेज के लिए आप हमारी कैलेंडर क्लास देखें, सबको समझ में आ जाएगा। आइए 2 संख्याओं पढ़िए जल्दी से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, कह रहा 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, लैंग्वेज समझिएगा। तथा बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं? चलो ठीक है, वे संख्याएं जो हैं, तो वो जो संख्याएं उसने पूछा है, तो आपको ये प्यारे प्यारे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वे संख्याएं यही हैं। और जब ऑप्शन दिखे तो आप समझ जाओ आपका आंसर आ गया, सेकेंडों में आ गया। कैसे? देखो, उसने कहा 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना। हम सबसे पहले हमेशा सी ऑप्शन उठाते हैं, ये मेरी आदत है, ठीक। ये हम अगर इसको चेक करते हैं, क्या कहा? बड़ी संख्या का 2 गुना। बड़ी संख्या कौन सी? 14 का 2 गुना 28 होगा, ठीक। 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या क्या है? 5, छोटी संख्या के 5 गुना, 5 गुना करो 25 से 3 ज्यादा है, तो 3 तो ज्यादा है, 25 से 3 ज्यादा है कि नहीं? ये वाली बिल्कुल ज्यादा है, तो आपका आंसर आ गया क्या? यही आ गया। आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है भैया। 1 मिनट,
बताइए, बात क्लियर है? हमने सिर्फ उसकी एक लैंग्वेज को पकड़ा और आंसर निकाल लिया। उसने कहा कि बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 14। 14 को 2 गुना कर दिया, कितना हो गया? 28 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बड़ी संख्या का 2 गुना 28 हो गया। फिर उसने कहा छोटी संख्या के 5 गुना, छोटी संख्या 5 है, उसका हमने 5 गुना कर दिया। जब 5 गुना कर दिया तो कितना हो गया? 25। क्या कह रहा? 3 ज़्यादा है, 25 से 3 ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो उसने कहा तो वे संख्याएं कौन सी है? तो हमने वो कहा संख्याएं 14 और 5 हैं। बात क्लियर है? लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज मेन आपकी लैंग्वेज है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप सबको समझ गए। अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो मेरी एक बात को ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले और आपका उद्देश्य है नौकरी पाना, तो क्या क्या बात आपको करनी होगी? पहले बात तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, रेगुलर स्टडी करनी होगी। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो, लेकिन 6 आवर तो एक दिन में 2 ही। रेगुलर स्टडी आपको करनी होगी। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी सिलेक्शन पाने की। सिलेक्शन पाने की रणनीति है ये जो है नौकरी पाने की रणनीति। नौकरी पाने की रणनीति है। ये जो स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं ये हमें जॉब दिलाएगी। अगर आपने इस स्ट्रेटजी ये वाली रणनीति जो हम बना रहे हैं, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आप नौकरी पा जाओगे। पहली बात हमने लिखा है रेगुलर स्टडी 6 आवर, रेगुलर स्टडी पर डे, जब तक पेपर नहीं हो जाता। दूसरी चीज़, हमेशा एक ही टीचर से पढ़ना है, चाहे आप जिससे पढ़ो। एक टीचर को चुन लो, जिससे मन है उससे ही पढ़ो। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका सिस्टम है, आप जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो, बट एक टीचर को चुनो, उससे ही पढ़ो। बार बार किसी और से बदलो नहीं। एक टीचर ही बेस्ट है, वही आपका सिलेक्शन करा सकता है। वो इतना योग्य है, अगर पढ़ाने आया है तो उसके अंदर कुछ योग्यता होगी, तभी वो आपको पढ़ाने आया। ठीक है, तो एक टीचर चुनना है। रेगुलर स्टडी 6 आवर करनी है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी चीज़, कंप्लीट कोर्स करना। आप कहीं भी पढ़ो तो कंप्लीट कोर्स पढ़ो। आप 1 महीना यहाँ पढ़ो, 2 महीना वहाँ पढ़ो, 3 महीना वहाँ पढ़ो, ये स्ट्रेटजी भूल जाओ। अगर ये करे तो जीवन में सिलेक्शन नहीं पाओगे। जीवन में सिलेक्शन नहीं पाओगे। मुझसे आज लिखा लो अपने एफिडेविट पे, अगर तुमने कोर्स कंप्लीट नहीं किया एक जगह से तो आप नौकरी नहीं पाओगे। बिना कोर्स कंप्लीट हुए नौकरी नहीं मिलती। आप आधी चीज़ें पढ़े हो, आधी चीज़ें इधर कर रहे हो, आधी चीज़ें उधर कर रहे हो, कैसे आप नौकरी पाओगे? नौकरी पाना कोई खेल है? हाँ, कि मैदान में उतरे, युद्ध लड़ लिए, नौकरी पा गए? हाँ, नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना होता है। हाँ, पढ़ाई करने की अपनी अपनी एक रणनीति होती है। कुछ लोग दिन भर टेंशन में पढ़ते हैं, कुछ लोग खुशी खुशी पढ़ते हैं। तो हमेशा पढ़ाई और संघर्ष खुशी खुशी हो तभी अच्छा है। जितनी भी चीज़ें आप खुशी खुशी करते हो ना, उसमें जल्दी सफलता मिलती है। और जितनी चीज़ें आप दुखी में मन से करते हो, उन चीज़ों में सफलता बहुत कम मिलती है। क्योंकि दुखी मन से अगर आप तैयारी करोगे ना तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप तो दुखी हो, आपको खुश कोई कर ही नहीं सकता। आप हमेशा खुशी मन से तैयारी करो, आपको सफलता मिलेगी। तो दूसरी चीज़, कंप्लीट कोर्स करना है। आप कहीं भी पढ़ो, पूरा कोर्स कंप्लीट करो ना। तीसरी चीज़, रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको। मतलब प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आप किसी भी चीज़ को नहीं भूलना चाहते हो। आप चाहते हो ये हमें पेपर तक याद रहे, उस दिन तक याद रहे जिस दिन तक पेपर है मेरा। तो उसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। आप किसी चीज़ को बार बार देखोगे तो एक ना एक दिन वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस इसीलिए स्टाइल की प्यारे बच्चों कि आपको अगर ऑफलाइन में प्रैक्टिस में नहीं करा सकता हूँ तो मैं ऑनलाइन, सोचो मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मैं सुबह 7 बजे से शाम तक 7 बजे तक रेगुलर क्लास लेता हूँ ऑफलाइन की, उसके बाद भी मैं ऑनलाइन क्लास देने आपको आता हूँ। हाँ, लेकिन आप क्या करते हो? आप मेहनत करते हो उस तरह। अगर मैं ये प्रैक्टिस बैच दे रहा हूँ आपको तो आप इसका प्रॉफिट क्यों नहीं उठाते हो?
आप इसका प्रॉफिट क्यों नहीं उठाते हो? ये आपके लिए तो किया जा रहा है। जब आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो इतनी मेहनत से 4-4 घंटे बैठ के, तो आप 1 घंटे घर में बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते ऑनलाइन? आप कहते थे सर मेरी किताब को क्वेश्चन नहीं लग पाता है क्योंकि हमने पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत छूटा हुआ है। मैं समझता हूँ, बट वो कंप्लीट हो जाएगा ना। लेकिन प्रैक्टिस में तो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे तो पढ़ो, यहाँ पे तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे क्या नहीं समझ में आता है आपको, उस चीज़ को बताओ मुझे तो मैं उस पर ध्यान दूँ। तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज़ रेगुलर प्रैक्टिस, और जितने भी और सब्जेक्ट हैं उनमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप पर डे रोज का रोज रिवीजन करते रहो। और चौथी चीज़, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना, जानते हो क्या सोचते हैं? मैं बताता हूँ कि सर जी तो इस समय टेट और सुपर टेट की वो करा रहे हैं प्रैक्टिस, हम एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, हम क्यों करें? अब हमारे मुँह से कुछ गलत ना निकले तभी ठीक है ना। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, यूपीपी की तैयारी करते हो, लेखपाल की तैयारी करते हो, टेट कर रहे हो, सुपर टेट कर रहे हो, तो इन सब का सिलेबस एक ही है। रेलवे ग्रुप डी कर रहे हो तो इन सब का सिलेबस प्यारे बच्चों एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर इन सब के प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको मैथ में परेशानी नहीं होगी। बात को समझो तुम मेरी। मैं क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, मैथ इससे बाहर नहीं जाएगी। आप इन सब की प्रैक्टिस कर डालो ना, तो आप मैथ, आपको मतलब क्या बताऊँ, आप जब पेपर में बैठोगे ना आपको लगेगा मेरा सब पढ़ा हुआ आया है, क्योंकि आप इन सब की प्रैक्टिस करके जाओ ना। मैं सबकी तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सबकी प्रैक्टिस करो। एसएससी जीडी वाला बच्चा यूपी टेट सुपर टेट की करे, यूपी टेट और सुपर टेट वाला बच्चा एसएससी जीडी, लेखपाल, कांस्टेबल, वीडियो सब की करे। क्योंकि अगर आप नौकरी चाहते हो तो आपको ये सब करना होगा। नौकरी पाने की रणनीति यही है। और अगर आपने ये सब चीज़ें अपना ली, कितने मंथ, 6 मंथ तक, जिनका पेपर है 4 मंथ तक, 2 मंथ तक, तो फिर आप समझ जाना कि आप सिलेक्शन के पास हो। जब तक आप ये रणनीति नहीं अपनाते हो तब तक आप सिलेक्शन से बाहर रहोगे। ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप सिलेक्शन के बाहर रहोगे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये किसी की आस है। कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो, किसी के माँ बाप चाहते हैं दिल से कि मेरे बच्चा नौकरी पा जाए, एक बेरोजगारी दूर हो, हमारे घर की परेशानियाँ, आर्थिक स्थिति दूर हो, आर्थिक तंगाई जो वो दूर हो। इसलिए मैं उन माँ बाप की इज्जत करता हूँ। उन माँ बाप को मैं बहुत मतलब क्या बताऊँ, मैं पैर छू सकता हूँ उनके, जो तुम्हें इस तरह की परेशानियों में भी पढ़ने के लिए कहते हैं। तो उनकी इज्जत रखो, उनकी बात रखो, उनका सम्मान रखो, क्योंकि वो जो कर रहे हैं आपके लिए वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जितना आपके लिए कर दिया वो आप ज़िंदगी में उनका कर्ज कभी नहीं उतार पाओगे। आप अपने माँ बाप का कर्ज अगर उतार नहीं पाओगे तो क्या काम कर पाओगे पूरे जीवन में? तुमने क्या किया फिर? आप कुछ भी करो पूरे जीवन में, अगर आपने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा किया, तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक, तो सबसे पहले आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और उतने ही मेहनत से पढ़ना जितना मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना कर लोगे तो आप इस साल नौकरी पा जाओगे, और अगर नहीं करोगे तो मैं कहता हूँ, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि फिर आप नौकरी नहीं पाओगे। ठीक, तो ये रणनीति अपनाओ और मेहनत करो। ठीक है, आपको कोई समस्या आप मुझे बताओ, कौन सी क्लास प्रोवाइड करनी है मैं दूंगा, थोड़ा लेट दूंगा, कैसे भी दूंगा, लेकिन दूंगा ज़रूर। ठीक, आओ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 3/2 है। तो SP को इधर भेज दो, तो CP/SP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है? 3 रुपए। विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 2 रुपए। तो आपको क्या हुआ? हानि हुई। 3 रुपए की वस्तु आपने 2 रुपए में बेच दी।
3 रुपए में आप एक वस्तु को खरीद के लेके आए थे, बेचे कितने में? 2 रुपए में, तो आपको क्या हो गई? हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की। हानि जो हुई है वो 1 रुपए की हुई है। हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हानि गुणे 100 बटे में CP, ये फार्मूला होता है। ये 33 सही 1/3% की हानि आएगी, क्योंकि 3 रुपए की हानि हुई है। हानि गुणे 100 बटे CP, ये फार्मूला होता है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे CP। चले, बहुत आसान था। आइए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को समझो और आपके पेपर में जरूर आएंगे। टेट में, सुपर टेट में, SSC GD में, रेलवे ग्रुप D में, सब में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। चलिए समझिएगा ये क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 हैं। दो संख्याओं का LCM और HCF हमें दे रखा है। कितना? 72 LCM दे रखा है और 12 HCF दे रखा है। इन दोनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है कितना? 60। इन दोनों संख्याओं का योगफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60। हमने आपको एक चीज पढ़ाई है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, पहली संख्या कितनी है? A, दूसरी संख्या क्या है? B। हमने पहली संख्या को A माना है, दूसरी संख्या को B माना है। LCM कितना है भैया? 72 और HCF कितना है? 12। जो जो दिया गया हमने वो पुट कर दिया। आप समझना, इस 72 को आप क्या लिख सकते हो? 12 छंग 72, 3 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 12। इतनी बात क्लियर हो गई सभी लोगों को? इतनी लोगों की बात क्लियर? हमने 72 का फैक्टर किया है 3 गुणे 2 गुणे 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी और 12 छंग 72। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी 12 का फैक्टर क्यों नहीं किया? भैया उसने कैसे लिया है? मासा। मासा कितना है? 12। तो मासा क्या होता है? दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। मीन्स 1 12 इसको मिलना चाहिए, 1 12 इसको मिलना चाहिए। ये हमारी A है और ये हमारी B है। जो दो संख्याएं उसमें मासा जो होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। तो 12, 1 12 और दूसरा 12, ये दोनों 12 यहाँ चले गए, तो यहाँ से ये 12 चले गए। अब बचा कौन? 3 और 2। तो 1 3 ऊपर वाले को दे दो, 1 3 ऊपर वाले को दे दो, 1 2 इसको दे दो। 12 3 36, 12 दूना 24। देखिए इन दोनों का योग 60 आ रहा है। तो क्या कहा? इनमें से एक संख्या क्या होगी? एक 36 है, एक 24। जो ऑप्शन में है वही बताओ। इनमें से एक संख्या क्या होगी? 24 होगी। बताइए, कोई परेशानी? भैया ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। हमने यहाँ पे फैक्टर करके संख्याएं बना ली। हमने 72 का फैक्टर किया 3 गुणे 2 गुणे 12। 12 इसलिए किया क्योंकि उसने HCF 12 कह रखा है और जो 12 होगा वो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, क्योंकि मासा हमेशा कॉमन होता है। तो दोनों संख्याओं में 12 कॉमन होगा। 3 से गुणा कर दिया 12 3 36, 2 से गुणा कर दिया 12 2 24। दोनों संख्याओं का योग देखो 60 कह रहा था, हमारा 60 आ भी रहा है। तो एक संख्या क्या हो जाएगी? 24। आइए, इसमें कहा इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल के इकाई अंक बताइए। अब इकाई अंक में क्या करना होता है? सिर्फ इकाई अंक का गुणा करना। जो आपसे क्वेश्चन पूछे सिर्फ उतना ही करो और कुछ मत करो। उसने कहा इकाई अंक बताओ, आप इकाई अंक का मल्टीप्लाई करो। 8 छंग 48, 48 8 छंग 48, 9 दूनी 18, 8 अठाई 64। इकाई अंक क्या आ गया? 4। बात क्लियर है सभी को? बताइए। उसने यूनिट डिजिट पूछा, यूनिट डिजिट के लिए आप यूनिट डिजिट का ही गुणा करो बस, और किसी का गुणा मत करो। चलिए, पाई एक है अपरिमेय संख्या। बहुत बार मैंने पढ़ाया, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी चिन्ह होते हैं वो चाहे G हो या कैपिटल G हो या E हो, ये सभी अपरिमेय होते हैं, चाहे पाई हो। जितने भी चिन्ह होते हैं इनका मान निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये सब अपरिमेय होते हैं। ठीक है, चलिए। 7 + 2 √10 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये। 7 + 2 √10,
रूट 10 का ऐसा फैक्टर करो, रूट 10 का फैक्टर करो, क्या? रूट 5 गुणे रूट 2, इसका फैक्टर कर दिया, यही आपका आंसर आएगा रूट 5 प्लस रूट 2। बताइए कुछ करना है, सेकंडों में आंसर आ रहा है। रूट इसका फैक्टर कर दो रूट 5 गुणे रूट 2 में, तो आंसर आ गया रूट 2 प्लस रूट 5 या रूट 5 प्लस रूट 2। चलिए आगे बढ़िए। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? अगर कोई सिखाने वाली कक्षा है तो उसमें आप बच्चों से क्या नहीं करा सकते, उसकी बात करना है। विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने को देना। अगर आप एक रचनात्मक, एक बच्चों को सिखाना चाहते हो, आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो आप चाहोगे कि विद्यार्थी अपने क्वेश्चन में अपनी नीतियां, अपनी रणनीतियां खुद बनाएं, सही है। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, विद्यार्थियों के लिए कहना कि फॉर्मूले याद करो। तीसरा, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, सही है। तो मीन्स आप अगर रचनात्मक एक कक्षा है तो उसमें आप विद्यार्थियों से फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं कह सकते, फॉर्मूले बनाने को सिखाओ, समझ रहे हो? फॉर्मूला विकसित करना सिखाओ, बट याद करने को मत कहना। आज से हम भी नहीं कहेंगे अब आप लोगों से याद करने के लिए ना। आप सोचते होगे तो हमसे तो कहते हो याद करो, और बच्चों से कह रहे हो कि ना याद करो ना, बड़ी समस्या है। चलो ठीक, तो आप एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों से फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं कहोगे। चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है? किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। कोई 2 अंकीय संख्या है, तो जो 2 अंकीय संख्या ये आपके ऑप्शन में दी गई यही है, ठीक है। क्या कह रहा है? इनके अंकों का गुणनफल 6 है, तो 16, 35, 43 और 23। तो अंकों का गुणनफल 1 छक्का 6, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6। तो अंकों का गुणनफल 6 कहाँ है? यहाँ 2 जगह आया, तो ये 2 आंसर नहीं हो सकते। मतलब आपका आंसर 16 या 23 हो सकता है। आगे क्या कह रहा है? उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान पलट जाते हैं। अगर उस संख्या में 9 जोड़ो तो 16 9 25 होगा, इसमें 9 जोड़ो तो 23 9 32 होगा। तो क्या कहा? अंकों के स्थान क्या होते हैं? पलट जाते हैं। देखो 23 से 32 बन गया, मीन्स आंसर आपका क्या आ गया? 23। बात क्लियर है आपको? बताइए, कोई परेशानी? जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसे वैसे क्वेश्चन करो और अपने दिमाग को ऑप्शन पे लगाते जाओ, और जैसा जैसा वो घुमाए वैसे वैसे घूमते जाओ, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आप इन सब क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास बिल्कुल मत करना, सेकंडों में आप करो हमारी तरह ऑप्शन से। चले, यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 तथा गुणनफल क्रमशः 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? 5/36। मैंने कल ही बताया था कि संख्या का अंतर दिया जाए और उनका गुणनफल किया जाए तो सीधे बटे में कर देना, बस 5/36। कल मैंने बताया था, क्वेश्चन को हल करके आज हल करके नहीं बताऊंगा, ठीक। चलिए आइए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं। ए किसी अकेले किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? वाह, बहुत डेंजर क्वेश्चन है। चलो, a प्लस बी एक काम को करता है 12 दिन में, b प्लस सी एक काम को करता है 15 दिन में, c प्लस a एक काम को करता है 20 दिन में। मीन्स टोटल जो हमारे पास धन है वो 60 रुपए का है। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तेज 60। अब समझिएगा, जो हमारे पास टोटल मनी, हमेशा हम इसको टोटल मनी मानते हैं, हमारे पास टोटल 60 रुपए है जिसे हमें खर्च करना है, 60 रुपए जिसे हमें खर्च करना है। अब बात समझिएगा, a प्लस बी मिलके खर्च करते हैं रोज 5 रुपए, तो 12 दिन में 12 पंचे 60 रुपए खर्च कर देंगे। b प्लस सी रोज 4 रुपए खर्च करते हैं मिलके, तो 15 चौको 60, 60 रुपए खर्च कर देंगे। c प्लस ई रोज 3 रुपए खर्च करते हैं, तो 20 दिन में 60 रुपए खर्च कर देंगे। चलो, आप सब मिलके कितना कितना करेंगे? तो ये 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 4 9 3 12,
2 छंग 12। अगर A प्लस B प्लस C की बात करें तो ये तीनों मिलके एक दिन में 6 रुपए खर्च करते हैं, तो 60 रुपए खर्च करने में कितना दिन लेंगे? 10 दिन। पूछा किसका? A अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से हम A की कैपेसिटी निकाल लें, तो B प्लस C की कैपेसिटी कितनी है? 4 रुपए। तो A की कैपेसिटी निकालो, 4 बराबर 6, तो A इक्वल टू 6 माइनस 4 मीन्स A एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है। खर्च कितने रुपए करने हैं? 60 रुपए। अगर A एक दिन में 2 रुपए खर्च करता है तो 60 रुपए खर्च करने में कितने दिन लेगा? 30 दिन लेगा। समय और कार्य की क्लास हम आपको दे देते हैं बहुत जल्द, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन जब तक 4-5 नहीं पढ़ाए जाएंगे आपके दिमाग में हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 दिनों में हम आपको टाइम एंड वर्क की क्लास भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी पेपरों में पूछा जाता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया जाए आपको। चलिए, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 है। कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता है 2L प्लस B इंटू H, ये होता है कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है? 2L प्लस B इंटू H इक्वल टू कितना दिया गया? 660। अब समझते चलना, जैसा जैसा कहा है हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी है? 2 गुनी है। अगर एक x है तो दूसरी 2x हो जाएगी, 2 गुनी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, हमेशा क्वेश्चन को लगाते उसकी लैंग्वेज को पढ़ते चलो और लगाते चलो। और ऊंचाई आपको 11 दे रखा है ना, कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है ना। 11 छक्का 66, फिर 2 से काट दो, 2 तिहाई 30, और 2x और x कितना हो जाएगा? 3x बराबर 30, x बराबर कितना हो जाएगा? 10, 3 दहा 30। बात क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर अब हम बात करें तो इसमें 10 पुट कर दो तो 20, और इसमें 10 पुट कर दो तो 10। उसने कहा उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी? 20 और 10, 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 200 मीटर। बताइए, कोई परेशानी है? कहीं पर कोई दिक्कत? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ज़्यादा क्लास नहीं कर पाएंगे, लंबी। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस। ठीक है, 15 नंबर की 18 एकदम से कैसे आ गया? 14 के बाद 15, इसको 15 करो। इसके बाद क्या हो गया? 16 है कि बड़ा क्वेश्चन है? कुछ गलत टाइपिंग है। चलो ठीक है, इसको 15 करो। इसके आगे हम लोग कल क्लास करेंगे। इतना पढ़ लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसलिए आज लंबी क्लास नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। जब हमें फील होता है कि मैं समझा नहीं पाता हूँ तो मैं खुद ही क्लास रोक देता हूँ। जब तक मैं जान नहीं पाता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे मज़ा आ रहा है, तब तक मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें ना। देखो, पैसा कमाने के लिए मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारा सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ाता हूँ ना। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे सिलेक्शन दिलाना है और अपने क्षेत्र में हो रही पढ़ाई में बच्चों के प्रति जो नाइंसाफ़ी है मैं उसको बदलने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मेरे क्षेत्र में जो पढ़ाई होती है वहाँ पे बड़ा बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं, बट उन्हें कुछ मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों के साथ गलत करते हैं। क्योंकि बच्चों का भविष्य से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं होता। आप पैसे कमा सकते हो जीवन में बहुत, बट उनका वो 1 साल और 2 साल आप वापस ला के नहीं दे सकते हो। आपके पास जो कीमती समय है, आप उन प्यारे बच्चों का कीमती समय ला के नहीं दे सकते हो। आप पैसा कमा सकते हो सिर्फ उनसे, लेकिन आप उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। आप उनका पैसा तो ले रहे हो, बट पैसे के अनुसार उन्हें शिक्षा नहीं दे रहे हो। क्योंकि जो शिक्षा का माहौल अब हो चुका है, आप उस माहौल पे जाना नहीं चाहते हो। आप वही पुराना पैटर्न लेके आज भी बच्चों का सिलेक्शन कराना चाहते हो, जो असंभव है। बस क्या होता है, जो होता नहीं है, आप गधों को देखे होंगे भागते हुए, तो जिधर भीड़ चलती गधे उधर ही भागते जाते हैं। उन्हें नहीं पता है कि मतलब इधर मुझे नहीं जाना है, उन्हें रास्ता दे दिया और निकल गए ना। हमेशा अपने अंदर एक ऐसी चीज़ बनाओ कि आप जिधर जाओ आप कुछ ऐसा करो कि जिससे लोग आपके बारे में जानें।
हमने शिक्षा का स्तर सुधारने का बहुत प्रयास किया है, बट अभी बड़ा समय लगने वाला है हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधारने में, क्योंकि कंपटीशन का माहौल, एटमॉस्फेयर जो है हमारे क्षेत्र का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, उसको हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने ऑनलाइन माध्यम लिया है। पैसा नहीं कमाना है मुझे अपने प्यारे बच्चों जितने भी विद्यार्थी उन सब का सिलेक्शन कराना है ना, उनका सिलेक्शन ही मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए मैं आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करो, आपको सफलता मिलेगी। मैं आपके साथ हूँ, आप कहीं भी पढ़ते हो, आप मेरी ऑनलाइन क्लास पढ़ो। आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल करो, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। और कभी भी मेरा टेस्ट लेने का प्रयास मत करना। एक बच्चा मेरा टेस्ट लेने का प्रयास कर रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आती है। मुझे 12 साल हो रहे हैं यही करते हुए। यार तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो, तुम मेरी एज पे मत जाओ बंदे तो मेरी एज पे मत जाया करो तुम लोग। हाँ, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन, और 7-8 साल पढ़ाऊँ, उसके बाद 13 साल हो गया, तो मेरी एज पे मत जाओ तुम। अभी तुमको जितने साल पढ़ते हुए नहीं हुए ना, उससे ज़्यादा साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो किसी के एज को देखते हुए आप उसके ज्ञान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ज्ञान का अंदाज़ा लगाना तो एक दिन बैठ जाओ मेरे साथ और अंदाज़ा लगा लो ना, तब आपको समझ में आएगा कि ज्ञान क्या होता है। ऐसे थोड़ी कि आप एक क्वेश्चन भेज के सर जी इसको बताओ, अच्छा अब आप नहीं बता पाओगे, हाँ हम नहीं बता पाएंगे तो तुम बता लोगे, बड़े ज्ञानी हो। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो कल हमने लिखाया था बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कल लिखाया था। अंतःकोणों का योगफल क्या लिखाया था? योगफल n-2 गुणे 180, यही तो लिखाया था। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या होता है। पंचभुज मीन्स 5 भुजाएं हैं। 5 - 3 गुणे 180, 5 - 2 सॉरी 5 - 2, ठीक। ओहो 5 - 2 अब नहीं पढ़ूंगा। 5 - 2 का मतलब 3, 180, 18 3 54, 540। तो बहुभुज के भुजाओं कोणों का योगफल आ गया, अंतःकोणों का योगफल 540 आ गया ना। तो नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। आज थोड़ा सा इन्जॉयमेंट नहीं आ रहा पढ़ाने में, इसलिए कल पढ़ाएंगे ना। चलो कोई नहीं, 15 क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं, लगभग 38-40 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कल की क्लास में कवर करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, कल कवर करते हैं ना। आज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए क्लास नहीं ले रहा हूँ, कल लूँगा, ठीक है। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद आप सभी लोगों का।